चलें जी। अच्छा भाई, होमवर्क का सवाल निकालें, आसिम बैठ जाएं पेज 657 पे। इसमें जो पॉइंट 11 था ना, इसमें ना ये रुपीज़ में नहीं था, कुछ ने ये रुपीज़ 25 मिलियन समझ लिया होगा। 50 का 25% स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो ये कितना था फिर? 12.5। ये गलती कितने लोगों से हुई थी? ओके, गलती हो गई थी। अच्छा जी, पॉइंट वी ट्रिपल आई, ऑफिस बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 100। ये देखें, ये 1 2 3, हालांकि ये दो चीजें हैं, मैंने जानबूझ के 3 गिनी है, तो ये ओवर वैल्यू हो गई हैं। ओवर वैल्यू हुई हुई चीज को कम किया जाता है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होगी, पीपी डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर इसको मैं सिर्फ पी एंड एल के एंगल से डिस्कस करूं, तो खर्चों में जाके आपने ये वाली फिगर माइनस कर देनी थी, खर्चों में ये वाली फिगर माइनस कर देनी थी। और अगर इसको वर्किंग 5 के एंगल से डिस्कस करूं, तो खर्चे कम, जो भी इशू है तो रिजॉल्व करो पहले, बस ठीक है, दरवाजा बंद करो या बैठो, जो भी करना है जल्दी करो यार, जल्दी भाई, ब्लू दरवाजा खोल के आप खड़े हैं उधर। अच्छा, तो अगर पी एंड एल के मुंह के एतबार से बात करूं तो माइनस कर देनी थी ये फिगर, जो ये वाली फिगर आनी थी। और अगर वर्किंग 5 के एतबार से बात करूं तो खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाना था, तो वर्किंग 5 में आपने इसको ऐड कर देना था। एंड अगली चीज अंडर वैल्यूड थी। तो अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैंने ये दो चीजें पकड़ी हुई हैं, एक तो ये अंडर वैल्यू हो गई, तो अंडर वैल्यू हुई चीज को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। क्या चीज? हैविंग, अच्छा इसका, हाँ एक भाई का सवाल अच्छा है। अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 200 मिलियन वाज अंडर वैल्यूड बाय 150। अब डायरेक्ट उसने सरप्लस या लॉस दे दिया है, तो फिर बुक वैल्यू को भी कंसीडर करें, फिर बुक वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसने सरप्लस लॉस निकाल के दे दिया, तो इसलिए बुक वैल्यू को इग्नोर कर दें। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं आप कि ये सवाल कितने लोगों से हो गया था घर में पूरा? ओके चलें जी, आई होप के हजरात तशरीफ़ ले आए होंगे, जिस जिस हजरत ने आना था वो तशरीफ़ ले आए होंगे। कल एक चीज़, हाँ भाई, ये डिविडेंड के बारे में ना 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये आज आपने फ्रेश माइंड के साथ सुनने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड जब अनाउंस किया जाता है ना, डिविडेंड जब अनाउंस किया जाता है, 50 रुपए रहने दो, ये टॉफी रख। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिविडेंड जब अनाउंस करती है ना सब्सिडरी, सिर्फ इधर देखिएगा, डिविडेंड जब अनाउंस करती है ना सब्सिडरी, ऐलान करती है डिविडेंड का, तो ये होता है सब्सिडरी का डिविडेंड, जो सब्सिडरी अपनी किताबों में बांट रही होती है। लेकिन इसके जो एंटाइटल्ड होते हैं ना, वो पेरेंट 70% और एनसीआई 30% मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो सब्सिडरी पूरा डिविडेंड बांटती है और इनको इनका हिस्सा मिल जाता है। ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 में इसकी काफी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी हुई है। ऐसा ही है, क्वेश्चन 12 में 5 सिनेरियो थे ना, तो वो 5 सिनेरियो की डिस्कशन हो चुकी है। तो सब्सिडरी जब डिविडेंड बांटती है, तो सब्सिडरी की बुक्स में बांटना तो पूरी अमाउंट से जाता है, लेकिन पी की बुक्स में मिलना उसके शेयर से जाता है। ये तो सब्सिडरी के डिविडेंड पे बात है। डिविडेंड अनाउंस करती है सब्सिडरी, ये वाली डिस्कशन मेरी कंप्लीट हो गई। मैं आपको थोड़ी देर बाद नोट करने का टाइम दूंगा। ये वाली, आज तक कभी पेरेंट का डिविडेंड हमने नहीं बंटवाया, पेरेंट का डिविडेंड मैंने किसी सवाल में नहीं दिया, और जो पेरेंट का डिविडेंड होता था वो पेरेंट नहीं होता था, वो तो पेरेंट को जो सब्सिडरी का मिल रहा होता था वो होता था। पेरेंट खुद एक कंपनी है, उसने भी तो डिविडेंड देने अपने शेयर होल्डर्स को, वो आज तक किसी सवाल में नहीं मैंने डाला। भाई पेरेंट भी डिविडेंड का ऐलान करता है,
पेरेंट भी ऐलान करता है डिविडेंड बांटने का। अब अगर पेरेंट ऐलान करता है डिविडेंड बांटने का तो इसके एंटाइटल्ड होते हैं इसके अपने ओनर, और वो बाबा जी रशीद, बाबा जी अकबर, और इसमें आपस की कैंसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पेरेंट तो अपने ओनर्स को बांट रहे। और अगर आप कहें पेरेंट अपनी किताबों से पूरा डिविडेंड बांटेगा और ये बाबा जी रशीद को भेज देगा, बाबा जी अकरम को भेज देगा, आंटी रशीदा को भेज देगा, अंकल बबलू को भेज देगा, अकरम को भेज देगा, असलम को भेज देगा, उसको भेज देगा, भेजते 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 ये छोटा छोटा करके जो है वो डिविडेंड बांटा जा रहा होगा। ये कौन डिविडेंड बांट रहा है? तो इसके एंटाइटल्ड तो पीटीसीएल के तो 100-150 ओनर होंगे, तो जो 100-150 ओनर होंगे उनको ये डिविडेंड बांटा जा रहा होगा। लेकिन इसका न्यूमेरिकल आज तक हमने नहीं किया, लेकिन इसमें याद रखिएगा आपस की कैंसलेशन नहीं होगी। नोट कर लें कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिविडेंड बांटा जा चुका है, क्लास के बाद यहां पढ़ा। कितने रुपए का रजिस्टर आता है? 100 रुपए का। मैंने इससे कितने सफ़े ले लिए होंगे आज तक? 10-15 सफ़े ले लिए होंगे, तो 5 रुपए बनते हैं, तो ये 5 रुपए ले लो। अच्छा, वैसे तो 75 का नोट भी आ रहा है। चलें, मैं शहबाज शरीफ से मिलने गया होता। ओ भाईजान इधर देखें। अस्तगफिरुल्लाह, जियाले पीटीआई के। हो 1970 में पीटीसीएल बनी थी, तो ये इसके ओनर थे। अच्छा, ये जो डिविडेंड अनाउंस वाली बात है ना, ये मैं छुपा रहा हूं और थोड़ा सा पहले पेरेंट वाला हिस्सा आपको खुला खुला करके शो कर रहा हूं। जी बिल्कुल। मरहबा मैरिज हॉल, अस्सलाम वालेकुम। क्या यानी क्या कर रहे थे जिससे लेट हो गए? ऐसे ही आ जाना था, कोई मसला नहीं। इसको तारी लगा के ऊपर कपड़े पहन के जल्दी आ जाना था। चलें जी, दूसरा जी मोहतरम, 1970 में पीटीसीएल बनी थी, तो 1970 में जो पीटीसीएल बनी थी तो उसके ओनर बाबा रशीद, बाबा अकबर, आंटी रशीदा, ये सारे लोगों ने पैसा डाला था घरों से लाके कि किसी तरह हम अपने घरों से गए हुए लोगों से बातें कर सकें। उसके लिए कंपनी बनाई थी इन्होंने। ये जो पिकलें वाली आवाम है ना, उसके लिए मैंने किया है। ओके, मोबाइल है ये, दिखाओ दिखाओ जरा, नजर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिविडेंड के बारे में। अच्छा, कभी कभी ना पेपर में एक लफ्ज लिखा होता है, इधर देखिएगा, पेपर में एक लफ्ज लिखा होता है, एंटिटी अनाउंस्ड, एंटिटी प्रोपोज्ड, इंटरिम या फाइनल डिविडेंड, जो भी हो। तो आपको पता है अगर मैं 15 में खड़ा हूं तो 14 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस होता है इधर, और इधर 15 का इंटरिम। एक बार याद रखिएगा, सवाल में अगर और कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे ये पेड वाला सिनेरियो है। कई दफा ना सिर्फ सवाल में इतनी सी लाइन लिखी होती है तो पता नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज में से कौन सा वाला है, पी ने रिकॉर्ड किया नहीं किया या एस ने रिकॉर्ड किया नहीं किया, पता नहीं चल रहा होता। एक बार याद रखिएगा, अवाम को अगर समोसे बांटे जा रहे हैं तो अवाम कभी वेट नहीं करेगी, एकदम जाके समोसे लेना शुरू कर देगी। अगर अवाम को डिविडेंड बांटा जा रहा हो और डिविडेंड का ऐलान हुआ है मार्च में, तो लोग तो भाग के लेने चले गए होंगे सारे, और अगर सितंबर में ऐलान हुआ है डिविडेंड का तो भी लेने चले गए होंगे। तो अगर कभी पेपर में ये आ गया ना फिक्रा लिखा हुआ, तो ये होगा हमारा डिविडेंड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सिनेरियो क्वेश्चन वाल का। वी विल अज्यूम इट इज पेड, नहीं अज्यूम तो दूर की बात है, ये एक तल्ख हकीकत नहीं, एक सच्ची हकीकत है कि ये पे हो गया है, क्योंकि लोग इंतजार नहीं करते डिविडेंड का। तो ये अल्फाज आज से पहले कभी नहीं लिखे हुए थे, अगर ये अल्फाज पेपर में लिखे हुए तो इनका मतलब का डिविडेंड पे हो गया। अज्यूम का लफ्ज में काट रहा हूं, मीन्स इट इज पेड, एजम्पशन भी लेने की जरूरत नहीं है, लोग पैसा नहीं छोड़ते, जैसे ही कंपनी ऐलान करती है लोग भागे भागे लेने आ जाते हैं।
कोई और भी लफ्ज डिविडेंड के लिए यूज होता था? अनाउंस, प्रपोज्ड, डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, अनाउंस, प्रपोज्ड। ये IS 37 में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओवर जी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये तो मैंने आपको बता दिया था कल परसों कि वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर चुका है, वरना नहीं डालेंगे, क्योंकि वर्किंग 6 अकाउंटेंट वाली होती है ना। तो ये नोट कर लें, सवाल देख के बिल्कुल पता चलेगा। इंशाल्लाह इसकी रिवीजन ही होनी है आने वाले दिनों में। आप 3 सवाल मैंने कराने हैं, तीनों में डिविडेंड आएगा, ताकि ये चारों बातें अप्लाई हों। वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हो। ओके, करेंगे इंशाल्लाह इसको। अभी बस ये लिखते रहो, इनको अप्लाई इंशाल्लाह मैं कराऊंगा खुद। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक दो दफ़ा ज़बानी बताया, एक बार सुन लें पहले। अच्छा, डिविडेंड की ना हमारी कुछ डिस्कशंस हैं। ये जो 1 और 2 3 डिस्कशन थी ना, सब्र करिएगा ज़रा। ये 1 और 2 वाली डिस्कशन एक जनरल डिस्कशन है, जिसको कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। 1 और 2 एक जनरल डिस्कशन है। 3 वाली डिस्कशन वर्किंग 6 के बारे में है, और 4 वाली डिस्कशन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह के बारे में है। यानी जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट 3 नोट करने को कहूंगा ना, कॉन्सेप्ट 3 नोट कर लिया आपने। कॉन्सेप्ट 3 जो आपने नोट किया ना, वो ये पता ना क्या है? कॉन्सेप्ट 3 जो आपने नोट किया ना, वो इसके बारे में है, ठीक है, इसके एतबार से डिविडेंड। कॉन्सेप्ट 4 जो भी मैं आपको नोट करने को कहूंगा, वो इसके बारे में होगा, P&L के मुंह के एतबार से। और एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको नोट नहीं करवाऊंगा, वो बैलेंस शीट के एतबार से है। वो तो पास्ट पेपर का वो जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया है, उसके अंदर बैलेंस शीट के एतबार से डिविडेंड किस तरह ट्रीट करना है, इस पे तो बहुत लंबी बहस हो चुकी है। बैलेंस शीट के सवालों में किस तरह डिविडेंड लेके चलने हैं, बहुत लंबी बहस हो चुकी है क्वेश्चन 12 में। वर्किंग 6 में डिविडेंड शो करने या नहीं करना, वो कॉन्सेप्ट 3 है अभी। और अगली बात, P&L के मुंह पे डिविडेंड माइनस करने या नहीं करना, ये अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो इसमें पहले जरा ज़बानी सुन लें। इसमें जो अच्छा, इसके पहले सुन लें। जब सब्सिडरी बांटेगी ना, तो सब्सिडरी का बांटना P&L के मुंह पे नहीं सोचना आपने, क्योंकि बांटना स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी की चीज है। तो सब्सिडरी का बांटना नहीं सोचना। सब्सिडरी ने जब बांट दिया तो NCI के मिलने की भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि P&L P का हम बनाते हैं। अगर P ने सब्सिडरी का डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया अपनी अदर इनकम में, तो वो जो P को मिला है और उसने अदर इनकम में डाला है, हमें इसकी टेंशन है। हमें सब्सिडरी के पूरे की टेंशन नहीं है, सब्सिडरी के बांटने को इग्नोर करेंगे, क्योंकि बांटना P&L में नहीं आता ना, बांटना तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी की चीज है। तो इसके बांटने की टेंशन नहीं है। यानी इसने 100 रुपया बांटा, उस 100 में से इसको मिला 60, इसको मिला 40। अब इसने 100 बांटा, इसको मिला 40, इसको मिला 60। इस 60 की मुझे टेंशन है कि अदर इनकम में गया या नहीं गया। अगर गया हुआ है तो माइनस कर देंगे, नहीं गया हुआ तो नहीं माइनस करेंगे। ये बात होगी P&L के मुंह के एतबार से। और जहां तक ताल्लुक है पेरेंट के बांटने का, किसके बांटने का, इसकी तो आपने टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं P&L के मुंह के एतबार से। इसकी तो आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि P का बांटना स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा, और P का जो डिविडेंड मिलना है, वो मिलना तो इन लोगों को मिल जाएगा। इनकी अकाउंटिंग तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम पेरेंट की बैलेंस शीट बना रहे हैं। और किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, सब्सिडरी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इसको तो हमने इग्नोर कर देना है। आ जाके सिर्फ ये जो मिला है ना P को, इससे सिर्फ इसकी टेंशन है। उसका रूल आपको मैंने बता दिया है 3-4 दफा। वो रूल किसी को याद हो तो बता दे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए अगर लाइट चली, सॉरी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए
पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये एस का डिविडेंड है, ये है पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड अदर इनकम में से माइनस करेंगे अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है। ये क्वेश्चन 30 और 31 में इसकी प्रैक्टिस होगी। नहीं डाला तो माइनस ना करें। सवाल में बताया होगा नहीं। इनको सवालों पे अप्लाई करने चारों कॉन्सेप्ट्स को, इसके लिए जरा सब्र करो, मुझे H2O पी लेने दो। चलें जी। अच्छा, कल मैं घर में काफ़ी सोचता रहा कि आप लोगों ने माशाल्लाह हिम्मत करके आज आधा पौना घंटा निकाला है क्लास के बाद, तो उसमें मैं क्या ऐसा करूं कि आप लोग खुश हो जाएं। तो उसमें फिर मेरे जहन में आया कि पेज 778 बुक का निकालेंगे और इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी FR1 वाली हम बनाएंगे। इसमें दो गलतियां हम सही करेंगे। एक, अकाउंटेंट ने लीज को लीज नहीं समझा होगा, रेंट एक्सपेंस में डाल दिया होगा, और IAS 40 के अंदर अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाना चाह रहा होगा। तो उसके असरात हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखेंगे जो FR1 वाली होती थी। तो ये इंशाल्लाह हम सवाल आज आधे पौने घंटे के अंदर करेंगे। और ये सवाल है कि अपनी FR2 की किताब में भी डाला हुआ है, इस वजह से डाला हुआ है शायद कि स्टेटमेंट इन इक्विटी तो आपके सिलेबस में फुल फ्लेज फॉर्म में है FR1 में, लेकिन FR2 में भी सिलेबस में है। और दूसरी बात ये कि लीज वाली एडजस्टमेंट डाल के शायद आपने ना किया हो, शायद FR1 वाले टीचर ने ये वाली एडजस्टमेंट डलवा के शायद आपको करवाया हो सवाल कि कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर स्विच हो रहे थे IAS 40 में, तो इसके क्या असरात होंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, जो प्रॉफिट्स की फिगर अवेलेबल हैं उन प्रॉफिट्स की फिगर के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। तो ये इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे, जिसके लिए आप अम्मी अबू से इजाज़त लेके आए हैं। आज अबू मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उत्तर जी अबू। अच्छा जी, रक्षे वाले से जी, आप पेज नंबर बता दें जिथे जी। अच्छा, 660। अच्छा भाई इधर एक मिनट। अब जब मैं, अच्छा वर्किंग 6 तो मैं यहां बनाता ही नहीं, वर्किंग 6 तो हम इसी स्क्रीन पे बनाते होते हैं। जब मैं वर्किंग 6 का भी बनाया करूंगा तो आपने कॉन्सेप्ट 3 जहन में लाना है। कॉन्सेप्ट 3 क्या जहन में लाना है कि अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर दिया है तो आप भी वहां शो कर दीजिएगा, ताकि जो रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग हैं वो सही वाली फिगर्स निकलें। और जब हम वर्किंग 6 कर लिया करेंगे, आपको पता है उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हुए ना आपने डिविडेंड की एडजस्टमेंट को क्वेश्चन 12 की तरह पढ़ना है। जिस तरह क्वेश्चन 12 में डिविडेंड की एडजस्टमेंट पढ़ी थी उस तरह पढ़ना है, और उस तरह पढ़ के बैलेंस शीट में ट्रीट कर लेना है। फिर जब आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फेस बनाना है तो फिर आपने दोबारा जाकर डिविडेंड की एडजस्टमेंट को पढ़ना है, और डिविडेंड की एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए आपने क्या सोचना है कि क्या पेरेंट के अदर इनकम में पड़ा हुआ है तो माइनस कर दीजिएगा, और एक और बात आखिरी कर दूं, वर्किंग 5 में डिविडेंड असल में कोई नहीं आता। वर्किंग 5 में डिविडेंड इसलिए नहीं आता कि बांटना तो प्रॉफिट्स में से होता ही, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे तो बांटना आता ही नहीं ना, और मिलना इसलिए नहीं आएगा कि वो एस का प्रॉफिट है तो एस को किसी से डिविडेंड नहीं मिल रहा होता, बल्कि पी को एस से मिल रहा होता है। बहरहाल इतनी बातें कैसे याद रहेंगी पेपर में, छोड़े पड़े। वर्किंग 5 हैज नथिंग टू डू विद डिविडेंड, वर्किंग 5 का डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो मैं कोई कॉन्सेप्ट नंबर 5 या 6 करवा देता। आज का सवाल पेज 660 है। ये तो बैलेंस शीट दी हुई है सवाल में, हमें पहले तो टाइल दिया होता था, और आरएस भी क्लोजिंग है, आरएस भी बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग आती है ना। पहले हमें दिया होता था ट्रायल, पहले क्या दिया होता था ट्रायल में सेल और खर्चे प्रॉफिट कैलकुलेट होके आरई में नहीं गए होते थे। आज तो सेल और खर्चे निकल के प्रॉफिट भी दिया हुआ है। वो जो हम 500 माइनस 240 जमा 190 माइनस 40 करते थे वो नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा।
और हम 300 -100 -20 करते थे, वो आज नहीं करना, लपेटियां मैं नहीं कर रहा कोई, वो नहीं करना पड़ेगा हमें आज, तो प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्किंग 6 में क्लोजिंग आरी आती थी, आज तो बैलेंस शीट बनी हुई है, इसका मतलब है प्रॉफिट वगैरह आरी में डाले जा चुके हुए हैं, तो ये आरी ऑलरेडी क्लोजिंग है। अच्छा, लेकिन स्टिल मैं वर्किंग 6 बनाऊंगा, आई नीड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि शायद ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मुझे किसी और चीज के निकालने में हेल्प आउट कर दे, जो थोड़ी देर बाद मुझे पता चलेगा। लेकिन वर्किंग 6 सवाल शुरू करने से पहले हमने बनानी होती है, ये है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का P&L, ये है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट। वर्किंग 6 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड डाला हुआ है तो हम डाल देंगे, वर्किंग 6 में नहीं डाला हुआ तो नहीं डालेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। डिविडेंड नहीं डाला हुआ तो ना डालिएगा, बैलेंस शीट के मुंह पे सही कर तो लेने हमने बाद में चीजों को, तो इसलिए डिविडेंड को जरा जाके नजर मारते हैं। जब भी पेपर आए, आपने P&L बैलेंस शीट दिया होगा आपको, अक्सर आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी आपको खुद बनानी पड़ेगी, तो इन दोनों को साइड पे रखें, पहले जरा डिविडेंड की एडजस्टमेंट ढूंढा करेंगे, फिर सवाल शुरू किया करेंगे। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट ढूंढें। हमारा साल कौन सा है? 30 जून 16, 30 जून 16। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 15। अच्छा, आमतौर पे ना इसको वैसे कहा जाता है 16 का साल, और पिछले साल को कौन सा कहा जाता है? 15 का साल। वैसे तो 30 जून 16 को खत्म हो रहा है तो इसे 16 का साल कहा जाता है, और ये 30 जून 15 को खत्म हो रहा है तो इसे 15 का साल कहा जाता है, बल्कि पहले तो इसे टैक्स ईयर 2016 कहते हैं। तो ये 16 का साल है, और ये कौन सा साल होगा? 15 का। एस अनाउंस द फाइनल डिविडेंड ऑफ 30%, 30%, 10 रुपये ना, 3/10। तू तो आए वो, तूने टेंशन डाली हुई है। 30%। एस अनाउंस द फाइनल डिविडेंड ऑफ 30% इन सितंबर 15। जी भाईजान, फाइनल डिविडेंड अनाउंस हो गया है 30%, 30% फाइनल डिविडेंड अनाउंस हो गया है सितंबर में। अगर इंटरिम होता तो यहां कहीं जाके अनाउंस होता, ईयर एंड के पास, तो ये ईयर के शुरू में ही अनाउंस हो गया है। यार ये सिर्फ अनाउंस हुआ है या लोग ले भी गए होंगे? और लोग कहां छोड़ते हैं, पैसा कौन छोड़ता है? इतने महीने हो गए डिविडेंड अनाउंस किए हुए। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। entity declared dividend means it is paid। ये पेड हुआ करेगा, हमेशा पेड हुआ करेगा। तो अपनी आसानी के लिए, अच्छा अगर आगे खुद लिख देना डिक्लेयर हो गया और उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर वो और बात है, वो ना समझेगा, फिर वो और बात है। लेकिन फिलहाल उसने कह दिया डिक्लेयर हो गया तो साथ ही क्या हो गया? पे हो गया। तो अब आप ऐसा करें कि आगे पीछे अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये पेड है, इसको काटे, पेड कितने %? इसको काटें 30%। अच्छा, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता है? अगली बात ये लिख लें, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, बल्कि ऐसा लिखें P और S दोनों ने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया हुआ है। क्या मतलब P और S दोनों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? क्या मतलब P और S दोनों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? क्या मतलब P और S दोनों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? S ने बांटना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है और P ने अपना मिलना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। S ने बांटना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है और P ने अपना मिलना रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। लिखें, P और S दोनों ने ये रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। यार ये क्या चक्कर होता है, जब भी सब्सिडी का डिविडेंड आता है मैं P और S दोनों बोलता हूं, हालांकि सब्सिडी का डिविडेंड है, P ने उसके शेयर खरीदे हैं ना। जब कभी P का डिविडेंड खुदा ना खासा किसी ने सवाल में आया तो मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि P और S, मैं खाली P बोलूंगा। लेकिन आज बांटने वाला कौन है? S। तो S ने बांटा तो मिला किसको? S ने पूरा बांटा होगा अपनी तरफ से और मिला P को उसका हिस्सा होगा, और दोनों ने रिकॉर्ड कर। अब मुझे बता दें, इज इट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट? बिकॉज इट इज पेड। तो अब वर्किंग 6 में आज मैं डालूंगा। मैं अगर रिवर्स वर्किंग्स करना चाहूं तो अकाउंटेंट वाली फिगर्स डाल के रिवर्स वर्किंग कर सकता हूं ना, तो इसलिए वर्किंग 6 कर लें। जी मोहतरम, ओपनिंग रिटेन अर्निंग बताएं। मिसिंग है 1 जनवरी 2000, जुलाई, प्रॉफिट 1 410। ये हमें
इस तरह क्यों नहीं करना पड़ा कल की तरह? इस तरह हमें नहीं करना पड़ा। पैट पी और एस दीवानों की तरह इस तरह करने ना बैठ जाइएगा। नहीं नहीं, मैं तो करता होता था, मैं करके देखूं। करो फिर। क्लोजिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही सवाल में दी हुई है 800 430। अच्छा, पी ने सफा बांटा है या एस ने? एस ने बांटा है, एस ने बांटा है। तो अब आप मुझे बता दें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में डिविडेंड क्या होता है? ये एक बात याद रखिएगा, वर्किंग 6 की हेडिंग मिसिंग फिगर्स तो है ही। वर्किंग 6 होती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। वर्किंग 6 जब मैं कर लेता हूं तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं कि मेरा सवाल का डाटा पूरा हो गया है। अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ मूव करूं। चलें जी, अब आप मुझे ये बता दें डिविडेंड पी ने बांटा तो नहीं? बांटा नहीं। किसने बांटा है? एस ने। इधर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी। अच्छा, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा लगती है शेयर कैपिटल पे, और उसके शेयर कैपिटल पे लगती है जो बांट रहा हो। आज बांटने वाला कौन है अभी? एस। कितना? 500 इंटू 30%, 150। यार ये रुकिएगा जरा, अभी दो चार ने रजिस्टर अपना लेके आ जाना, इधर छोड़ दें उसको। अच्छा ये रुकिएगा, ये तो एस वाली बात हो गई ना, बांटना। तो पी का मिलना, पी को जो मैंने क्या दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो पी का मिलना। ओ भाईजान ये ना आप देखिएगा, पी का मिलना ये जो 410 आ रहे हैं ना, 410, इस 410 में जो अदर इनकम होगी, जब मैं इंशाल्लाह पी एंड एल का मूव बनाऊंगा, उस अदर इनकम में ये वाला कागज का टुकड़ा पड़ा होगा, क्योंकि पी ने एंट्री की होगी कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। मैंने आपको अभी कहा दोनों ने एंट्री कर ली है। एस पेड डिविडेंड, इसका मतलब है एस ने पूरे इसका मतलब है एस ने, नहीं यार जरूरी है ना, मैं ऐसी हाँ तो मेरी दुश्मनी यहां से। इसका मतलब है एस ने पूरे की एंट्री कर ली है अपनी एसओसीआईई के मुंह पर, लेकिन ये एसओसीआईई में बांटना डालेगा, मिलना नहीं डालेगा। ये मिलना आपने किधर डालेगा? पैट में। तो इसने 150 पूरा बुक कर लिया, और 150 का 60% इंशाल्लाह कैश डेबिट अदर इनकम की क्रेडिट कौन कर चुका होगा? पी कर चुका होगा। क्लियर होगी ये बात? तो इसलिए ये ना कहिएगा कि उसका मिलना मुझे नजर नहीं आ रहा, बस इधर अनाउंस करना ही आएगा। ओके चलें जी, आज वर्किंग 6 में पहली दफा जब से हम पैदा हुए हमने डिविडेंड शो किया। द रीजन इज उन्होंने पे कर दिया, और पे करने वाले की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। तो एस ने पे करना भी शो कर दिया और पी ने मिलना भी शो कर दिया। ओपनिंग फिगर्स बैलेंसिंग, इन्हें मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं क्योंकि सवाल में अवेलेबल नहीं है। एंड 400। एक चीज बता दें और, क्लोजिंग आ रही के साथ डेट लिख देते हैं। ये डेट शायद हमें कहीं हेल्प कर दें। रीजन पता क्या थी? इट वॉज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड किया हुआ था, तो तभी आएगा। इट वॉज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, वरना इससे पहले के सवालों में नहीं आ रहा था। ओके चलें जी, स्टेप 1 वर्किंग 6, स्टेप 2 बैलेंस शीट बनानी है। क्या करूं? क्या करूं? नहीं वर्किंग 1 नहीं यार, खुदा का खौफ करो, चीजें ही भूल जाते हैं। ये लाइनें लगा लें। अब सवाल शुरू करें। और आज आरी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आरी पहले ही 316 पे पड़ गया। P consolidated statement of financial position as on 30 June 16। बिस्मिल्लाह। फिक्स है 700 600। जी इसी थोड़ी देर के लिए बंद करो।
भाई ये बिन 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 बंद करते हैं खुदा के लिए, काफी देर से मैं। अच्छा आसिम शकूर खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें। आज आप लेट आए थे। ये कल से हर उस साहब को खड़ा किया जाएगा जो हजरात लेट आ रहे हैं। आसिम बैठ जाएं, मैंने पीछे देखा हाथ खड़े कर लिया। इन्वेस्टमेंट इन एसेट कॉस्ट, इसको मैं किसी वजह से आज इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, इसको मैं किसी वजह से इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। अभी इन्वेस्टमेंट्स 200, करंट एसेट्स 725 और 393। हमें कैसे पता चलेगा इनर कॉलम में लिखना है? हमेशा इनर कॉलम में लिख लिया, कोई मसला नहीं, माइनस करके फिर उधर नहीं लेके जानी है। हमें कैसे पता चलने के लिए अलग क्लास से नहीं होनी जी? कितना? 725 393। आगे हाँ जी 7 आगे। अच्छा वो ना टेस्ट एडजस्टमेंट थी एक फिक्स एसेट के बिकने वाली, वो मैंने इधर डाल दी है ताकि वो बड़ी टफ एडजस्टमेंट थी, उसको डिस्कस करना है। फिक्स एसेट बिकने वाली, उसमें रिमेनिंग लाइफ नहीं दी हुई थी असल में। अच्छा शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग 800 और 430। अच्छा लोन पेबल टू पेरेंट, अच्छा ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, देखें एक मजे की। सब्सिडरी की किताबों में लोन पेबल आ रहा है लेकिन पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल नजर, तो पॉइंट 1 इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगा, पॉइंट 1 आपको हेल्प आउट करेगा, अभी पॉइंट 1 आपको हेल्प आउट करेगा। सब्सिडरी की किताबों में लोन पेबल आ रहा है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन सी आई माइंड में, लेकिन फिलहाल लोन पेबल लिख लें। डिबेंचर अगर लाइबिलिटी साइड पे आ रहे हैं ना तो ये पेबल वाले हैं, यानी आपने लोन लिया हुआ है। बहरहाल डिबेंचर्स के ऊपर तो हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है, डिबेंचर्स होते हैं 5 दिन लग जाने समझाते हुए। लोन पेबल, लोन पेबल 10, करंट लाइबिलिटीज कितनी? 75 और 53। अच्छा एब्रीविएशंस आपने ना यहाँ यूज नहीं करनी पेपर में। सब्सिडरी रिटेन अर्निंग पूरा लिखना है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग पूरा लिखना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूरा लिखना है, फिर ब्रैकेट में यहाँ एनसीआई, ब्रैकेट में सीआरई, ब्रैकेट में एसआरई। फिर यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ एब्रीविएशन यूज कर लीजिएगा, एसआरई, सीआरई, एनसीआई, यहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर लीजिएगा। वर्किंग है ना, वर्किंग की जो हेडिंग है वो एग्जामिनर को बताएं कि वर्किंग की हेडिंग में मैं एब्रीविएशन यूज नहीं करूंगा, वर्किंग की हेडिंग में एब्रीविएशन यूज, उसके अंदर फिर एक दफा आप जाके यूज कर लें। ओके चलें जी, ऐसा करना सारे बच्चों के ना एक एक नंबर काट लेना, हालांकि मैंने बताया नहीं हुआ था, लेकिन सारे बच्चों के ना एक एक नंबर काट लेना जिन्होंने वर्किंग की वो दी है। ये कौन सा एक का पेपर है? अच्छा चलें, अपने एतराज़ात एक एक पर्ची पे लिख दें, पर्चियाँ क्लास में आज काफ़ी हैं, तो मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद जाके उनको लैपटॉप के बैग में रख लूँगा, अगले साल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुक्र है रेलिवेंट है, इरेलीवेंट होती तो हमारा काम ही। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस, जैसे ही आपने इसको देखा ना आपकी नजर गई, आसिम शुक्र देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड, क्या पढ़ा हुआ इसमें? इंक्लूड भालू पढ़ा हुआ, इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ एस। इट मींस, ये मैंने इट मींस पेपर में नहीं लिखा होगा, ये इसलिए लिखा है कि अभी हमने IFRS 9 नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने IFRS 9 नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं डिवेंचर के लफ्ज पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा। IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की जनरल एंट्री सीखेंगे हम। तो इट मींस लोन इज प्रोवाइडेड बाय P टू S, इसका मतलब है उसने लोन दिया हुआ है P ने S को। तो मुझे बता दें लोन दिया कितना हुआ है, कहीं और से पता चल रहा है क्योंकि पॉइंट 1 तो नहीं बता रहा, ये फेस से पता चल रहा था लोन कितना दिया हुआ है 10 का, तो इसका मतलब है 200 में जो 10 पड़ा हुआ है वो असल में होना चाहिए था लोन रिसीवेबल लिख लें, और ये बाकी आपने सऊदी किंग को पे किया है कितना? 190। तो 200 के 2 हिस्से करें, 10 के साथ लिखें लोन रिसीवेबल। लोन रिसीवेबल का मुश्किल सा नाम IFRS 9 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो 200 के साथ लिख लें लोन रिसीवेबल 10 रुपए के साथ, और 190 के साथ लिख लें पेड टू सऊदी किंग। असल में ना ये फिर इशू, और फिर आप उसी साइड पे जा रहे हो। इशू वो बंदा करता है जो बंदा लोन लेता है, लेने वाला एस है लोन, एस डिवेंचर इशू करेगा, पी उन डिवेंचर्स को खरीद के इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी। तो ये कुछ इस किस्म की चीज है, लेकिन ना पड़े अभी इन चक्रों में, इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर्स IFRS 9 है इसके ऊपर, तो फिलहाल बस इसको छोड़ दें जी। सब्सिडी के पेबल्स में कितना पड़े? 10, और पेरेंट के रिसीवेबल्स में 10, इसमें छुपा हुआ पड़े, तो क्या करें?
यार इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको शायद पसंद आए, जरा देखिएगा। पहले नहीं, एक मिनट, पहले जरा छुपी हुई चीज को अलग से अगर मैं शो कर दूं, 10 तुम इधर आओ, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तुम लोन रिसीवेबल हो। इसको कंसोलिडेशन की एंट्री ना समझें, इसे कोई रेक्टिफाइंग एंट्री टाइप समझें कि 10 तुम इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तुम तो लोन रिसीवेबल हो। अब अल्लाह का शुक्र है इसमें तो 190 बच जाएगा बाकी। अब ये 10 और 10 को जो मैं कैंसिल करने लगा हूं, तो डेट विल बी माय कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, डेट विल बी माय कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। वो कौन सी? आपस के रिसीवेबल और पेएबल नजर नहीं आने चाहिए। देखिएगा मैंने क्या किया, अच्छा वैसे ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे 200 में 10 पड़ा हुआ है, 10 यहां से माइनस कर दिया, 10 यहां से माइनस कर दिया, इंशाल्लाह इसमें भी पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर पड़ा ना लोन रिसीवेबल, तो आपस का कैंसिल कर दें, इधर से लोन रिसीवेबल निकाल दें, इधर से लोन पेबल निकाल दें। इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं जरा अच्छी और प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाए। हम पहले तो क्वेश्चन बनाने वाले पे एतराज करें, तुमने इन्वेस्टमेंट इन एस के अंदर लोन रिसीवेबल डाला क्यों है, इसकी नेचर ही अलग है। तो मैंने क्वेश्चन पे उंगली उठाई और क्वेश्चन वाले को कहा 10 इधर से निकालो और नया और अच्छा सा प्यारा सा अकाउंट खोलो लोन रिसीवेबल, उसमें डालो 10। इससे अल्लाह का शुक्र है मेरा इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट सही हो गया और नया अकाउंट नजर आने लगा लोन रिसीवेबल। लेकिन जब बैलेंस शीट टोटल करने लगा तो मैंने सोचा ये तो आपस का रिसीवेबल है और ये आपस का, अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट में करने लगा हूं ब्लू मार्कर से -10 -10, ताकि एंड पे रिसीवेबल पेबल 0 नजर आए। नोट करो, अगर रेट दिया होगा तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसका इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल कैंसिल करेंगे और P&L का मुंह बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल करेंगे। ये 10 रुपए की, ये -10 और +10, ये क्या एंट्री है? ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं है। -10 +10 कोई एंट्री बताए? लोन रिसीवेबल का अकाउंट खोलो और इन्वेस्टमेंट में तुमने गलती से डाला है, जरा पहले बताओ तो सही चीज क्या है। तो ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं, मैंने सवाल की गलती सही की है, लेकिन जबानी समझ आ रहा है एंट्री की क्या जरूरत है। अच्छा बाकी कितनी बच गई? 190 को यहाँ ना शो करें यार, 190 को भी आप कहीं और ले जाएं, यहाँ से निकालें और 190 को यहाँ। तो इन्वेस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है 0 हो गई और कोई इन्वेस्टमेंट्स है ही, क्योंकि सवाल करें इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस में पड़ी हुई है? इन एस। चलिए अगली एडजस्टमेंट, ये भी आपके लिए आज नई है। ऑन एक्विजिशन डेट्स, भाई इस सवाल में भी ना मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन है, ये काम अगस्त 15। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू, धक 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 आंखों में अंधेरा सा छा रहा है, वैल्यू इन यूज कहां से आ गई, क्या करने लगे हमारे साथ, धक 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 एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू इज सो, सर ने तो क्लास में कुछ और पढ़ाया था, पेपर में क्या आ गया, धक 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 हुज फेयर वैल्यू इज सो एंड वैल्यू इन यू। एक दो एडजस्टमेंट तो आई हमने आपको पता है ऐसे देनी होती है। ये तो जिन लोगों के साथ आई थी उनकी वाली आपको करा रहा हूँ, आपके साथ जो आनी है वो तो अगले वालों को कराऊंगा। मुझे क्या पता आप लोगों की तो क्या नहीं है। बहरहाल आप लोगों की जो 70-80% एडजस्टमेंट होंगी वो क्लास वाली आएंगी, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी जो 10-20% होंगी वो अगली वालों को करा देंगे। और क्या कर सकता है बंदा। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स, बहरहाल ये मैं इंश्योर आपको कर दूंगा कि आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट में कोई नए लफ्ज डाल के कर दे तो अगली वालों को बता दिया जाएगा। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग whose fair value and value in use was 100 and 140 respectively as against carrying value of 120। ये बात आपने नहीं पढ़नी अभी, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम मिला तो इसको मैं क्लास के एंड पे पढ़ूंगा। ये तो एक पूरी अलग चीज़ है। अच्छा भाई 3 वैल्यूज उसने दे दी हैं, एक उसने कैरिंग वैल्यू दे दी है, एक उसने वैल्यू इन यूज दे दी है, एक उसने फेयर वैल्यू दे दी है, 3 वैल्यूज दे दी हैं। ऐसी सूरत में आपने वर्किंग नंबर हमारी 8, वर्किंग नंबर 8, ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें निकालनी है। आपने रिवैल्यूएशन गेन लॉस अलग निकालना है और आपने इंपेयरमेंट गेन लॉस अलग निकालना है। इंपेयरमेंट गेन तो होता नहीं, इंपेयरमेंट लॉस ही होता है। तो ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें करनी है। तो उसमें एज आ स्टेप 1 हम निकाला करेंगे फेयर वैल्यू गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन लॉस। इसके बाद स्टेप 2 के तौर पर
हम निकाला करेंगे इंपेयरमेंट लॉस। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू 100। अभी मैं फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालने लगा हूं। फेयर वैल्यू 100। अब मुझे आप बता दें कि मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? 20। इस 20 की जनरल एंट्री मुझे बता दें। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और पीपी। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और पीपी क्रेडिट। अच्छा, ये हो गए 20 रुपए की एंट्री। ये मैंने फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाला है या मैंने इंपेयरमेंट लॉस निकाला है? फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाला है। अगली चीज मुझे चाहिए इंपेयरमेंट गेन लॉस। वो गेन तो होता नहीं, इंपेयरमेंट लॉस ही होता है। अब मैं जरा साइड पे ना इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करने लगा हूं। इंपेयरमेंट लॉस में आपकी क्या सजेशन है? मैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू लूं जो मैं एडजस्टमेंट कर चुका हूं एक उसके बाद वाली, या ऊपर वाली बुक वैल्यू ले लूं 120? भाई फिर एडजस्टमेंट करने का फायदा नहीं ना, अगर रिवाइज बुक वैल्यू आपने नहीं ली तो। एडजस्टमेंट करने का फायदा ही होता है स्टेप 1 में फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाल के एसेट को फेयर वैल्यू पे ले आए। अब बुक्स में एसेट की एंट्री करने के बाद फेयर वैल्यू पे आ गया। अब अगली एडजस्टमेंट किसकी करनी है? इंपेयरमेंट टेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं करनी, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार के डिसाइड करने के इंपेयर करना या नहीं करना। अब आप मुझे बता दें बेहतर क्या है कि मैं इंपेयरमेंट लॉस निकालते हुए कौन सी वाली बुक वैल्यू लूं? रिवाइज्ड वाली। रिवाइज्ड वैल्यू जरा बता दें कितनी आ रही है? 100 आ रही है। अच्छा, इसको अब हमने कंपेयर करना होता है, आपको पता है, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल तो दी नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू तो दी। या फेयर वैल्यू को दोबारा नजर मार के आए, सवाल में कितनी है? 100। फेयर वैल्यू को नजर मारे, सवाल में कितनी है? 100 माइनस 0 100। वैल्यू इन यूज 140। दोनों में से हायर 140। अब अगर मैं इधर बताऊं कि इंपेयरमेंट लॉस आया है या नो इंपेयरमेंट लॉस। अब अगर नो इंपेयरमेंट लॉस, देखते रहे, खुदा ना खास्ता पेपर में आ भी तो सकता है इंपेयरमेंट लॉस। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाता तो मैं रिवाइज्ड वैल्यू, तो मैं इंपेयरमेंट लॉस को यहां रिकॉर्ड करता। इंपेयरमेंट लॉस को अगर आता इंपेयरमेंट लॉस, फिलहाल कितना आया है? 0। तो इन द एंड एसेट 100 पे ही रहेगा, क्योंकि इंपेयर मेरा एसेट हुआ ही नहीं। इस 100 रुपए की एंट्री इंपेयरमेंट, 0 रुपए की इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट पीपी। अल्लाह का शुक्र है ये 0 रुपए से एंट्री होगी, एंट्री हमारी होनी ही नहीं है। चलें जी नोट कर लें। एसी चला दो ये वाला। नहीं यार, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, स्टेप्स को फॉलो करो। बकरे शकरे सड़कों पे नजर आने लगी हैं? कोई नहीं अभी? अच्छा, ऊंट नजर आ रहे हैं? छुरी ओके, रिवाइज करें। स्टेप 1 के तौर पे आपने क्या करनी है? फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना है। स्टेप 2 के तौर पर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है
इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस आए, हो सकता है ना आए। अच्छा जी, बीवी तशरीफ ले आए 120, फेयर वैल्यू 100, 20 रुपए रिवैल्यूएशन की वजह से आया, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। इसके बाद इस 100 को पकड़ें और इसको किस टेस्ट से गुजारें, इंपेयरमेंट टेस्ट। रिवाइज्ड वैल्यू इस वक्त किताबों में लेटेस्ट कितनी आ रही है, 100 की। इसे किससे कंपेयर करें, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, 100 माइनस 0 100, वैल्यू इन यूज हायर 140, नो लॉस। इस नो लॉस की एंट्री करें 0 रुपए की और इसका नाम रखें यहां इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। चलें जी, अब ये पोस्टिंग कर दें। अब मेरे पास जगह नहीं बची, आप इधर 20 रुपए और 20 रुपए लिख लें, इधर 0 रुपए और 0 रुपए लिख लें। नहीं, इंपेयरमेंट लॉस भाईजान ये एक्विजिशन डेट वाला होगा। एक्विजिशन डेट वाली कोई चीज वर्किंग 2 में नहीं जाएगी, सारी वर्किंग 1 में जाएंगी। कौन सी वाली, वो तो अलग से डेप्रिसिएशन की एंट्री है, वो मैं आप कराऊंगा, वो अलग एंट्री है, वो अलग एंट्री है, अलग एंट्री है। वो असल में खरीदने के बाद वाली डिडक्शन होती है, तो वो एसआरई में जाती है। ये फिक्स एसेट बिक रहा है या फिक्स एसेट रिवैल्यू हो रहा है, रिवैल्यू हो रहा है। अच्छा जी, चलें ये एंट्री पोस्ट करें, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट पीपी क्रेडिट। आर की जगह छोड़ दें, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट, और इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। ये तो आपके समझने के लिए मैंने शो किया है, वरना पेपर में शायद इसकी जरूरत ना हो 0 रुपीज लिखने की, ऐसे ही है। तो रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर दिया और इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट होनी है वो 20 जमा 0 20 पे होनी है, क्योंकि कल कल को 0 की जगह 1 रुपया भी तो आ सकता है ना। तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है वो जितने से एसेट कम हो रहा है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो 20 जमा 0 20 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। ये 100 ऑफ एसेट की रिकवरेबल अमाउंट आप कह सकते हो, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट इसकी हायर आ रही है, तो ये वो वैल्यू है जो बुक्स के अंदर इसकी नजर आनी चाहिए, बस ये समझ लो। ओके, अब आप मुझे बता दें एसेट कितने से कम हो रहा है, 20 से, तो फिर डेप्रिसिएशन 20 पर निकालनी है, 20 पर निकालनी है। तो अगली एंट्री एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन क्या होगी, कम। तो एक एंट्री अलग से कहीं लिख लें, ये क्या एंट्री होगी, पीपी डेबिट, ऐसे करें ना, 20 जमा 0 20 आ गया, रिमेनिंग लाइफ। हमने साल के शुरू में नहीं सब्सिडरी को खरीदा, कब खरीदा है, 1 अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इंटू 11 बटा 1.8, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन पेपर में तो यही निकालना है ना, 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12, एसआरई डेबिट और पीपी एसआरई क्रेडिट करना है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी, डेप्रिसिएशन उल्टानी है। एंट्री देखना, पीपी डेबिट एसआरई क्रेडिट। हाइब्रिड क्लासिक उठ के आने लगा था जब डेबिट साइड पे वो देख रहा था, कौन कौन उठ के आने लगा था, यानी सोच रहा था कौन कौन कि ये गलत साइड है। सिर्फ 4 बच्चे क्लास में सोच रहे थे गलत साइड है, आप भी सोच रहे थे, एक्सेलेंट। पीपी डेबिट और एसआरई क्रेडिट, इसको ब्रैकेट में लिख लिया करें ना। 1.8 से जो एंट्री हुई है, पीपी डेबिट एसआरई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन कम करनी है बढ़ानी है, कम करनी है, डेप्रिसिएशन कम करनी है तो खुशी होगी ना। डेप्रिसिएशन रिवर्स, 20 डिवाइड बाय 11 बाय 12, एसआरई क्रेडिट और पीपी डेबिट। असल में पेपर में आपका माइंड भी खटकेगा जहां से जैसे मेरा माइंड खटका था। असल में इधर एक फिगर माइनस आ रही हो तो डेप्रिसिएशन वाली पॉजिटिव आती है, शायद आपने ऑब्जर्व किया हो कभी, और इधर वाली फिगर पॉजिटिव आ रही हो तो इधर वाली फिगर नेगेटिव आती है, यहां से मेरा माइंड खटका था।
उधर ही रखो। अच्छा, ये अगली एडजस्टमेंट अब आपने गौर से समझनी है, बड़ी और से समझनी है। अच्छा, हमें ना अगली एडजस्टमेंट है डिस्पोजल ऑफ पी। अच्छा, वो मैंने छुड़वा दिया अभी फिलहाल। ये कोई लाइनें लिखी हुई थी, ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज टू 110। ये बड़ी अजीब सी लाइनें हैं और इसके पीछे पूरा बैकएंड पे कॉन्सेप्ट है, शायद कल ही इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये लाइनें फिलहाल मैंने काट दी हैं। ओके, अच्छा अगला जी पॉइंट 3 है और उसके बाद पॉइंट 4 तो सिंपल S2P है, फिर हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस शीट टैली टूली करके देख लेंगे, टाइम बचा तो कुछ कर लेंगे। पॉइंट 3, अच्छा मुझे आमतौर पे ये होता था कि अगर फिक्स्ड एसेट सेल होते थे ना, तो फिर अगर सेलर होता था P, तो हम डिस्पोजल अकाउंट खोलते थे सेलर के नाम से, P की बुक्स में सेलर, और बिके हुए एसेट की बुक वैल्यू गिवन होती थी, बिके हुए एसेट की बुक वैल्यू गिवन होती थी, क्योंकि P ने तो पता नहीं कब का खरीद के रखा हुआ है, तो बिके हुए एसेट की बुक वैल्यू गिवन होती थी और बिके हुए एसेट का जो सब्सिडरी से कैश आया वो गिवन होता था, बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाता था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता होगा, प्रैक्टिकली जरा आपने मुझे सोच के बताना क्या होता होगा। पेरेंट ने एक एसेट खरीदा 4 साल के लिए 100 रुपए का, सोचा था इसको 25-25-25 करके डेप्रिशिएट करूंगा, और ये एसेट इसने खरीदा था 1 जनवरी 11 को, 31/12/11, 31/12/12, 31/12/13 और 31/12/14। इसने सोचा 4 साल इस्तेमाल करूंगा। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 11, टोटल लाइफ है 4 साल। अब आप मुझे बता दें, यहां पे जाके हमने P सोल्ड इट टू S, P ने इसको S को बेच दिया। अब सवाल में ना 2 बातें दी होती थी, सवाल में 75 और 3 दिया होता था, सवाल में 75 और 3 दिया होता था, सवाल में सोचो सोचो सोचो, सवाल में 75 और 3 दिया होता था। सवाल कहता था बुक वैल्यू ऑफ, ना 100 दिया होता था, ना 25 दिया होता था, ना 4 साल दिया होता था। सवाल में दिया होता था बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 75 एंड द रिमेनिंग लाइफ इज 3 इयर्स। सवाल में ये दिया होता था। लेकिन कल को पेपर में कोई ऐसा सवाल भी आ सकता है जैसा टेस्ट में आया था, उस सवाल में ये लिखा होगा कि P हैज परचेज द एसेट ऑन 1 जनवरी 11 फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹100 एंड द टोटल लाइफ ऑफ द एसेट इज 4 years. आफ्टर 1 year, that is 31/12/11, P after using it for 1 year, P has decided to sell it to S. अब हमें तो वही चीजें चाहिए, 2 चीजें हमें चाहिए, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू तो फिर हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 100 को पेपर में। ये डेप्रिसिएशन उल्टाने वाली नहीं होगी, ये वो डेप्रिसिएशन होगी जो बुक वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी। तो हम 100 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम बुक वैल्यू जो P की बुक्स में सवाल ने मिसिंग किया है वो निकालेंगे, और एक और चीज देखेंगे कि P ने खुद 1 साल इस्तेमाल कर लिया, टोटल 4 करना था, तो जो खरीदने वाले उसके लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, 3 साल रह गई है। ओ यार, अच्छा अब जरा देखें, ऑन 1 अक्टूबर 15, सवाल में 1 जून था शायद टेस्ट वाले में, ऑन 1 अक्टूबर 15 P सोल्ड अ मशीन टू S फॉर 24। अच्छा, हम बड़े मजे मजे से चल रहे थे, P सोल्ड अ मशीन टू S फॉर 24, ऐसे बालू बबलू की तरह जबरदस्त कंधे ऊपर कर करके जबरदस्त। P डिस्पोजल अकाउंट किसकी बुक्स में, P की बुक्स में, कैश कितना 24। यहां तक हम बड़े मजे मजे से चल रहे थे। 1 अक्टूबर को P ने S को 24 की चीज बेची, द मशीन हैड बीन परचेज्ड, ये क्या हो गया, द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 13 फॉर ₹26। ये यार ये क्या चक्कर है, 1 मिनट, बिक तो 1 अक्टूबर 15 को रही है, तो फिर ये खरीदी 1 अक्टूबर 13 को किसने होगी, जिसने पहले खरीदी थी वो तो P था ना। ये तो सोच, सिंपल सी बात है, द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 13, तो किसने खरीदी होगी 1 अक्टूबर 13 को, तो P ने 2 साल पहले की खरीदी हुई है 1 अक्टूबर 2000 ऑन द डेट ऑफ परचेज। इसे कुछ बच्चे समझते थे एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ये एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी की डेट नहीं है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द मशीन वाज, ये मशीन के खरीदने की तारीख है, जिस दिन मशीन खरीदी थी यानी 1 अक्टूबर 13 को, उस दिन मशीन की अपनी टोटल लाइफ थी 10 साल, और वो अंदाजा अभी तक बदला नहीं है। अंदाजा अभी तक बदलने का ये मतलब नहीं होता कि आपने रिमेनिंग लाइफ 4 साल ले लेनी है। जब ये चीज खरीदी थी 4 साल इसकी लाइफ थी, यहां पे खड़े होके भी हमारा ख्याल है 4 साल ही लाइफ है, तो भाई रिमेनिंग तो 3 है ना।
और वो अंदाजा अभी तक बदला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इसकी टोटल लाइफ स्टिल कितने साल है? 10 साल। गेन ऑन डिस्पोजल वॉज गलती से रिकॉर्डेड इन सेल अकाउंट। ये तो कोई मसला नहीं यार, बैलेंस शीट के एतबार से परेशान ना हो। कोई चीज़ सेल में चली जाए या अदर इनकम में चली जाए, प्रॉफिट में पड़ी होती है। तो बैलेंस शीट के सवाल के एंगल से परेशान ना हो, P&L के सवाल के एंगल से जब ये लाइन आएगी ना तो मुझे जरा बताइएगा। हाउएवर गेन ऑन डिस्पोजल वाज गलती से रिकॉर्डेड इन सेल, गेन गलती से सेल अकाउंट में डाल दिया। तो आमतौर पर गेन आपको पता है डाला जाता है अदर इनकम में, लेकिन गेन इसने कहाँ डाल दिया? मेरे ख्याल से सेल हो या अदर इनकम, वो दोनों ऐड ही हुई होती है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। अच्छा, ये तो अगला ट्विस्ट था, इस ट्विस्ट को जरा फारा करें, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आप बता दें जी, व्हाट वाज मिसिंग इन पेपर? नंबर 1, बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ सेलर ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 1 अक्टूबर 2015, एंड द रिमेनिंग लाइफ वाज आल्सो मिसिंग। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि खरीदने वाले ने कितने का खरीदा था? 26 का। लेकिन ये 10 पे अगर डिवाइड करेगा फिर तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। अब लकीली 1 अक्टूबर 13 से गिनना शुरू करें। 1 अक्टूबर 13 के बाद 1 अक्टूबर 14 और 1 अक्टूबर, खरीदने वाले ने 1 अक्टूबर 13 को खरीदा है, तो उसने सोचा था मैं 1 अक्टूबर 2023 तक इसे इस्तेमाल करूंगा। ऐसा ही है ना? 1 अक्टूबर 13 में खरीदा था तो क्या सोचा होगा? 1 अक्टूबर 23 तक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसके इस्तेमाल करने की किस्मत में नहीं था, उसने 2 साल इस्तेमाल किया, तो डेप्रिशिएट भी कितने साल किया होगा? इसको 26 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। मुझे कितने साल की डिडक्शन चाहिए? 5। ये डेप्रिसिएशन आएगी। होना आराम है, कॉस्ट माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन 20.8। आज बीवी ने बहुत तंग किया है। बीवी मिसिंग थी ना, आमतौर पे अवेलेबल होती थी बुक वैल्यू, लेकिन आज मिसिंग थी। चलें जी, गेन लॉस बता दें। 3.2 का, 3.2 का गेन। अब वो अगली चीज बता दें। अगली चीज जल्दी बता दें। इधर मैं लिखूंगा गेन कितना? 3.2। गेन बोले 3.2। गेन 3.2। इसे नेट करें डेप्रिसिएशन से। भाईजान रिमेनिंग लाइफ आपने 10 साल नहीं लेनी, रिमेनिंग लाइफ 8 साल लेनी है, डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन किसी को याद हो कितने अरसे की होती थी? फ्रॉम द, ये तो 1 साल की निकलेगी ना 8 से डिवाइड करके, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो वो 1 अगस्त से लेके, नहीं 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 15 से लेके 30 जून 16 तक, 9/12, 0.2 अगर आपने कल की क्लास ली हुई है तो इसकी एंट्री बैलेंस शीट में एक ही होगी और ऊपर वाली दोनों की एंट्रीज P&L में अलग अलग होंगी। तो पहले जरा बता दें सेलर कौन है? P, तो CRE डेबिट और PP 2.9 से। अच्छा, टेस्ट में कितने लोगों ने इस तरह किया था? मेरा पीर जबरदस्त है माशाल्लाह। 2.9 CRE डेबिट और PP P2S फिक्स्ड एसेट। या चुप कर जाओ, CRE डेबिट, डेप्सिशन की जरूरत नहीं, नेट करके हमने एंट्री कर दिया ना डेप्सिशन से। वर्किंग नंबर 9 है ये। असल में 2 साल उसने खुद इस्तेमाल किया था, टोटल लाइफ 10 साल है, तो अब खरीदने वाला फिर 8 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करा होगा। यार इसका कोई जवाब बता देना तो आई विल रियली सल्यूट हिम। However, no payment has yet been made by S। भाईजान मैंने ये कैश गलत लिख दिया था, ये मैंने कैश गलत लिख दिया था। However, no payment has been made by S। S ने अभी तक पेमेंट नहीं की। अगर एस ने पेमेंट नहीं की, ये नहीं मैं कह रहा उसने भेज दिया पहुंची नहीं, खुदा के लिए ट्रांजिट वाली सिनेरियो ले आइएगा कि एस ने भेज दिए पैसे पहुंचे नहीं, एस ने दिए ही नहीं तो पी की बुक्स में रिसीवेबल भी आ रहा होगा। अब ये ना कहिएगा आपको कैसे इल्हाम हो गया। और भाईजान सीधी सी बात है, इसने फीस नहीं दी, मैं इतनी सी बात करता हूं, इसने फीस नहीं दी
तो कॉलेज की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा, रिसीवेबल आ रहा होगा। ये ना कहीं आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता, क्या मतलब, यानी कि ये कैसे पेपर में हम आपको साथ लेके जाएंगे, तो आप हमें बताएंगे पेपर में। और यार सादा सी बात है, इसने भी फीस नहीं दी तो इसकी किताबों में, तो कॉलेज वाले क्या कह रहे होंगे, मिल गई है, पागल है, दीवाने हैं कॉलेज वालों को। कॉलेज वाले क्या कह रहे होंगे, रिसीवेबल है। अच्छा आप दुकान पे जाके चीज खरीदें, आपने मैंने पैसे नहीं दिए अभी, दुकानदार क्या कहेगा, वो रिसीवेबल है मेरा। अब ये ना कहेगा ये आपको कैसे पता चला कि पी के रिसीवेबल होंगे, मुझे पता चल गया बस, इसके लिए ये करना पड़ता है। However, no payment has yet been made by S. S ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा अगर ये लिखा होता ना एस ने दे दिए हैं पैसे और पी तक पहुंचे नहीं है, वो कुछ और बात होती। सवाल में लिखा हुआ एस ने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट नहीं की एस ने अभी तक, तो इसलिए अगला वाला क्या कह रहा होगा, तो लिखे उर्दू में, इसका मतलब है पी इसको रिसीवेबल कह रहा होगा। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी एंट्री सही हो चुकी नहीं है, बता तो नहीं रहा। अब मैं यार 10 दफा 1000 मिसालें दे चुका हूं कि ये भाई कह दे, देखो ना अगला फिर क्या कह रहा होगा, अच्छा इसने पैसे दिए नहीं, अगला क्या कह रहा होगा, मुझे मिल गए हैं, हद होगी यार। अच्छा उधर पे डेटर करंट एसेट्स में सब कुछ पढ़ा ना बबलू, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में अलग से तो नजर नहीं आ रहा होगा ना, तो चलिए जी इसको रिसीवेबल कर लें। अब बताएं जी, एक की किताबों में क्या है रिसीवेबल और दूसरे की किताबों में पेबल है। एक 24 रुपए की भी एंट्री आज करनी पड़ेगी जो कि इस फिगर से होगी आज। जैसे अच्छा इसकी एक और मिलती जुलती मिसाल देता हूं, जैसे डेटर क्रेडिटर को आप कैंसिल करते थे और अनरियलाइज स्टॉक का प्रॉफिट भी कैंसिल करते थे, इसी तरह प्रॉफिट टाइप भी कैंसिल कर दिया और आपस के डेटर क्रेडिटर भी कैंसिल करें, तो ये मसला कब आया करेगा, और ये फिगर कौन सी वाली हुआ करेगी, जो डिस्पोजल करके पैसे आने थे, जो कैश वाली फिगर है। तो एक की किताबों में रिसीवेबल है। अच्छा जो बेचारा बच्चा इधर -24 कराएगा इधर नहीं करेगा, उसको भी थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे। टेस्ट में तो नहीं थी एडजस्टमेंट, ये थी टेस्ट में, ये वाली लाइन में थी, ये लाइन में थी -24। अच्छा एक बात बताएं जरा, पेरेंट के ये रिसीवेबल में पड़ा होगा और सब्सिडरी की पेएबल में, ऐसा ही है ना, पेरेंट इसको रिसीवेबल में डाला होगा, सब्सिडरी ने इसको पेएबल में डाला होगा। अगर सवाल साइलेंट होते हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी होती हैं। अगर आप मुझे ज्यादा तंग करेंगे तो फिर सब्सिडरी ने पेएबल में शो किया होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और पेरेंट ने रिसीवेबल में। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्रीज हो चुकी हुई हैं। इसने खरीदा है एसेट, इसने बेचा है। अगर मुझे ज्यादा तंग करेंगे तो ये 24 रुपए का एसेट है जो कि बेचा गया, उसकी बुक वैल्यू 20.8 थी और इसका गेन 3.2 था। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। बेचने वाले ने रिसीवेबल बुक किया हुआ है और खरीदने वाले ने, कहां से पता चला, एस हैज नॉट मेड द पेमेंट, इट मींस इट इज, देन इट मींस फॉर दिस पर्सन इट इज। तो ये एंट्रीज हो चुकी नहीं है। अब इसमें हमने आपस का गेन कैंसिल करना है और आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल करने हैं। आप बिल्कुल अगर 2 साल से इस्तेमाल हो रही है, फिर आप देखते हैं अगर 2.5 साल से इस्तेमाल हो रही है तो 2.5 साल की डिडक्शन निकालते बुक वैल्यू निकालते हुए, और रिमेनिंग लाइफ फिर आप 7.5 साल लेते। ओके चलिए जी आखिरी एडजस्टमेंट, ये तो वो आसान सी है, एस टू पी पी टू एस, वर्किंग नंबर 10 जी भाईजान। सोल्ड कितने, 80, अनसोल्ड 20, अनसोल्ड का प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय 125। अब तो बड़े हो जाए 100 वाले, खुदा का खौफ करें, मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा इसकी बैलेंस शीट के एतबार से एंट्री मुझे इस साइड पे लिखवा दें और पीएनएल के एतबार से मैं बाद में बात करूंगा। क्रॉस क्रॉस एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, एस टू पी स्टॉक, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट -4। ओके इधर देखो कैमरा लाओ, बस ये एक नई एंट्री थी भाईजान, नो पेमेंट वाज मेड बाय एस, तो एस के पेबल्स में आ रहा था तो पी के,
अच्छा, ये जो 0.5 है ना, इसको जरा 3 एतबार से डिस्कस कर लेते हैं। एस ने पे कर दिया भाईजान डिविडेंड, तो पे की हुई एंट्री अकाउंटेंट भूलता, इसलिए मैंने वर्किंग 6 में आज डाल ली है ताकि रिवर्स वर्किंग करके जो मेरी फिगर्स मिसिंग थी वो सही आए। दूसरी बात, अब मैं इस एडजस्टमेंट को पढ़ने लगा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से। एस पेड 30%, एस पेड, तो जरा क्वेश्चन 12 में जाके देख लेते हैं ये कौन सा सिनेरियो है। एस पेड, तो डिक्लेयर का मतलब मैंने क्या पेड हुआ कहेगा। तो अगर बैलेंस शीट के एंगल से मैं इसको देखना चाहूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से, तो ये तो पेड है ना, पेड को अकाउंटेंट कभी भूलता नहीं, तो जो अकाउंटेंट भूलता नहीं तो इसका मतलब है दोनों ने रिसीवेबल पेबल बुक किया है या कैश डेबिट क्रेडिट हो चुका है। तो इधर जिस तरह फिक्स एसेट में भी रिसीवेबल पेबल कैंसिल करने पड़े थे, तो इधर तो रिसीवेबल पेबल कैंसिल भी नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि पे हो चुका है। तो यही डिस्कशन हुई थी। 0.5 को हमने क्वेश्चन 12 में क्या किया था क्लास में, इग्नोर किया था। तो अल्लाह का शुक्र है डिविडेंड के एडजस्टमेंट को यहाँ पे इग्नोर कर दें बिकॉज देयर इज नो नीड। आखिरी चीज हमारी रह गई प्री, प्री प्री जरा निकाल दें, प्री निकाल दें। वो नहीं है हमारे स्कोप में, वो फिर सऊदी किंग के साथ वर्किंग वन में एडजस्टमेंट्स होती हैं कुछ, वो फिर कुछ और होती हैं, वो नहीं है हमारे स्कोप में। अच्छा जी मोहतरम बता दें जल्दी, प्री रिटेन्ड अर्निंग मुझे किस दिन की चाहिए, हमने बाय कब की है, ये कम अगस्त को। भैया स्काई ब्लू वाली चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट से चलते हैं ना। 400 किस दिन की अर्निंग है, यकम जुलाई 15 की, इधर देख रहे हैं, यकम जुलाई 15 की, मुझे यकम जुलाई की चाहिए यकम अगस्त की चाहिए। अगर ये ओपनिंग आ रही भी सऊदी किंग की है और 180 का 1/12 भी सऊदी किंग के, बाकी 11/12 P&L का मुंह जब बनाने लगेंगे मुझे याद कराइएगा वो हमारा होगा, ठीक है। तो 400 भी सऊदी किंग के और 180 का 1/12 भी सऊदी किंग के, तो क्योंकि यकम जुलाई से यकम अगस्त पे आना है ना हमने, तो कल यही किया था हमने। S2P कितना था, RE प्री वाली 400 जमा 180 इंटू 1/12, 415। चलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप बैलेंस शीट टैली कर लें। एनसी को प्रोपोर्शनेट पे रख लो ना, फिर कुछ नहीं टाया वाला। जल्दी कर लें यार, आज खुला टाइम मिल गया है, 15 मिनट P&L के लिए। मेरे तो ख्याल से 5 मिनट भी क्लास के एंड पे बच जाया करें P&L के लिए, तो वो भी काफ़ी होते हैं क्योंकि वर्किंग्स में सारी फिगर्स निकल चुकी होती हैं। हाँ जी 895 इंटू 358। खुशी आ रही है, ओ जबरदस्त, ये तो अच्छी रिवीजन हो जाएगी फिर, खुशी आ रही है। अभी फिलहाल तो CRE में डाल दें, लेकिन जब P&L का फेस आएगा तो उसको मैं अदर इनकम में डालूंगा। तो बैलेंसिंग नेगेटिव गुडविल 347, नेगेटिव गुडविल 347, ये वाला जी। आज तो बस CRE NC डायरेक्ट निकलवा दें, मुझे लाइन को टेढ़ा करते हुए मुझे शर्म आती है। 7.7 5.1 7.7 5.1 1152 11 363.1
363.9 जी 129.9 ये पॉइंट कहाँ से शुरू किए थे आप लोगों ने? बिला वजह पॉइंट डाल दिए थे। ये 3.2 जो आया था गेन शायद वहां से पॉइंट शुरू किए थे बिला वजह। 1278.9 10 236.8.9 पॉइंट इधर लाओ यार कैमरा। अच्छा ये देखें इधर, दो दिन अब हमारे कंसोलिडेशन पे लगेंगे। फिर सैटरडे को तो 2 होती हैं, तो 1 2 3 4 5 ये तो बॉर्डर लाइन पे है वैसे काम। कोई 4-5 दिन इस पे लग जाएंगे और फिर IFRS 9 पे 29 30 2 दिन, कोई 3 दिन पता नहीं इसी महीने में निकालने, अगले महीने में निकालें, तो IFRS 9 के 3 दिन इधर से शॉर्ट हो जाएंगे। फिर अगले जो 3 हमारे स्टैंडर्ड हैं उन पे 10 दिन लगेंगे, लेकिन बीच में शायद ईद आ जानी है। तो अगले जो 3 हमारे स्टैंडर्ड है, फाइनल अकाउंट IAS 1037 और IAS 1037 और IFRS 15, उन पे 10 दिन लगने हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 अगस्त तक तो शायद जाएगा ही। चलें, ईद की छुट्टियां भी अपना अपना बकरा इधर ले आए। ओके, लेकिन फिर भी किसी हद तक शायद सेफ एंड पे ही है। चलें, ओके। अब आप मोहतरम मुझे बता दें यार भाईजान, सारी बात का मतलब ये था कि अभी ना आधा पौना घंटा क्लास पे बैठिएगा, मतलब ये था कि अगस्त में आपको टाइम नहीं मिलना। चलें जी, टी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। आपको कोई ऑनलाइन वाले ऐसे ना हो लग रहा है कि इन्होंने अगस्त के लिए पुराने वाले लेक्चर भी छोड़े हों। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड ब्ला 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 ब्ला। चलें जी, ओहो वो तो हमने किया नहीं आज। टक 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 टक। अच्छा, सेल को कैसे लेना है? पूरी है 11/12 11/12 11/12 11/12। चलें जी, पेरेंट की सेल 500, सब्सिडरी की 300 ज़रब 11/12। आगे कॉस्ट ऑफ सेल 240 100 ज़रब 11/12। आगे अदर इनकम जीपी अदर इनकम 190 प्लस 0 इंटू 11/12। आगे एडमिन एक्सपेंस, अदर इनकम में भी एडजस्टमेंट्स होंगे ना, मैंने जगह छोड़ दिया। 40 और असल में सब्सिडरी के 11/12 प्रॉफिट्स हमारे हैं। सर 1/12 कहाँ गए भाईजान? ये आप ही लेके गए हैं 1/12। 1/12 इधर लेके जाके हमने पैसे देके खरीद लिए हैं और 11/12 कंसोलिडेट कर रहे हैं। आगे बस, लेकिन एक काम साथ ही कर देना है, वर्किंग 5 आपने खोल लेनी है। वर्किंग 5 इसको भी 11/12 ही करना है, क्योंकि एस का प्रॉफिट सारा हमारा नहीं है। जी एस का प्रॉफिट 180 इंटू 165। अच्छा भाई, आई नो दिस फैक्ट कि सवाल में तरतीब से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तरतीब से हट के एक बात आपसे करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट के फेस पे कोई सेपरेट किताबों में गलती हुई थी जिसे हमने सही करके फिर सवाल करना शुरू किया था?
वो मेरे ख्याल से ये गलती थी, इन्वेस्टमेंट में से हमने लोन रिसीवेबल निकाल के अलग लोन अकाउंट खोल दिया था लोन रिसीवेबल का, ये बैलेंस शीट के मुंह पे गलती हुई भी थी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई गलती आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ जाए ना खुदा ना खासा पेपर में ऐसी, तो ऐसे ही जरा दिल में मेरे आ रहा है, पहले जरा सही करते हैं उसको। गेन ऑन डिस्पोजल कितना है, 3.2। गेन ऑन डिस्पोजल बस गलती से रिकॉर्डेड इन सेल, वो गलती से सेल में आ गया, तो ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। इसको सही कर देता हूं मैं, फिर सवाल करना शुरू करता हूं। ये सेपरेट में एरर है, तो इसको सही कर दें बाकी एडजस्टमेंट्स, ताकि हमारी सिर्फ पेज 6 और 7 वाली बचें, हैंडेड एंड पेज 6 और 7 वाली बचें। इस गलती को सही कर दें, ऐसी गलती सही करें किसी तरह कराएं। गेन सेल में पड़ा हुआ है, गेन मेरे ख्याल से सेल से निकाल दें, -3.2, अदर इनकम में डालें, एक्सपेंसेस में गेन है ना, अदर इनकम में +3.2, ये गेन को सेल से निकाल के अदर इनकम में डाल दें। अब सवाल को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, कैमरा उधर ही रखो। आपस का गेन उल्टाएंगे नहीं मेरे भाई, मैंने इतना चीख चीख के बोल रहा हूं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कर ली है मैंने, तरतीब से एडजस्टमेंट में पढ़ूंगा, जब तरतीब में उस एडजस्टमेंट पे आऊंगा तो मुझे बता देना आपस का गेन शेन है, वो इंशाल्लाह मैं उल्टवाऊंगा इधर, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिलहाल एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर थी, जैसे मैंने ये वाला -10 इधर लोन रिसीवेबल में डाल दिया था, थोड़ी देर बाद मैंने ब्लू मार्कर से दोनों को कैंसिल भी कर दिया था, तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा भाई। डिस्पोजल अकाउंट में तो ग्रॉस गेन ही जाता है ना, डिस्पोजल अकाउंट में तो गेन जाता है ना, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बेचने वाला तो गेन ही रिकॉर्ड करता है ना, गेन तो ग्रॉस ही करता है, हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए नेट ऑफ डेप्ट लेके जाते हैं। ओके, पहली एडजस्टमेंट, ये तो बैलेंस शीट टाइप एडजस्टमेंट है, इसको P&L के एंगल से सोचने की जरूरत नहीं। दूसरी एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज देखते हैं और फिर जरा देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी एडजस्टमेंट जानी है। भैया ये रिवैल्यूएशन लॉस P&L में नहीं जाता, ये वर्किंग वन में जाता है, तो ये वर्किंग वन में जानी है, P&L में नहीं जानी। ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये भी वर्किंग वन का आइटम है, इसको एडमिन एक्सपेंसेस में ना डाल दीजिएगा इंपेयरमेंट लॉस को, वो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस डालते हैं, ये एक्विजिशन डेट का सब्सिडरी के एसेट्स का इंपेयरमेंट लॉस है, इसको भी वर्किंग वन में लेके जाएंगे। तो इट हैज नथिंग टू, जो भी लॉस, असल में बात ये है कि जो एक्विजिशन डेट के लॉसेज होते हैं ना, वो इस आरई को हिट होती हैं, इस आरई को जो प्री वाली होती है, और जो बाद वाले कोई लॉसेज होते हैं वो फिर हमारी इस आरई में आ जाते हैं, तो इसलिए ये एक्विजिशन डेट वाला लॉस है, इसको छोड़ने पड़े। तो ये वर्किंग वन का आइटम है, इसको आपने नहीं लेके जाना कभी भी P&L के मुंह पे। ये वर्किंग वन वाला लॉस है, ये प्री आरई में जाएगा, इसको वर्किंग, इसके पोस्ट में नहीं लेके जाना, ये सौदे किंग को आपने नुकसान देने हैं। तो ये लॉस वर्किंग वन में चला गया, जैसे कल तक जाता था, ये लॉस वर्किंग वन में चला गया, ये बैलेंस शीट में चला गया, ये बैलेंस शीट में चला गया। ये जो पोस्ट के बाद वाली 11 महीने की डेप्रिसिएशन, सॉरी प्री के बाद वाली 11 महीने की डेप्रिसिएशन है ना, इसको मैंने कहा था लेके जाया करें P&L के मुंह पर। अब जरा सोचने P&L के मुंह पे कैसे लेके जाना है, डेप्रिसिएशन कम करनी है, खर्चे कम, साइन 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 माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल में या एडमिन में, एसेट का नाम क्या है, बिल्डिंग। फिर क्यों आप कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग क्यों आप कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो इसलिए एडमिन ले जाए इसकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जरा उल्टाने की एंट्री सोचें, डेप्रिसिएशन को उल्टाने की एंट्री प्रॉफिट्स में नहीं, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन में उल्टाने की एंट्री बताएं, -1.8। अब अगर हैंडटन पेज नंबर 6 और 7 आपका स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ये बता दें कि वर्किंग 5 के एतबार से, वर्किंग 5 के एतबार से सब्सिडरी के एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कम करेंगे तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है ये हमने 1.8 एसआरई में भी शो किया हुआ था। तो ये डेप्रिसिएशन की रिवर्सल 1.8, क्लियर। एक दो शक्लें बन रही थी, मुझे लगता है इन्होंने हैंडटन पेज 7 नहीं देखा, मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हैंडटन पेज 7 नहीं देखा इन्होंने। रिवैल्यूएशन लॉस वर्किंग वन में जाते हैं, एसेट क्रेडिट होता है, फिर एसेट डेबिट होके डेप्रिसिएशन कम होती है, और ये हिट होती है वर्किंग 5 को। कल मैंने बताया था इसको -1 के तौर पे शो करने, और इसे आपने वर्किंग 5 के अंदर कम कर देना है, प्रॉफिट बढ़ा देना है, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये पेज देख लिया करें जब भी कोई एंट्री आए। ओके, अगली एंट्री बताएं जी। पॉइंट नंबर 3 की अल्लाह का शुक्र है हमने जनरल एंट्रीज कर ली हुई हैं, उन्हीं से सिर्फ एंट्रीज बाहर करके निकालनी है। अच्छा, 2.9 की एंट्री करनी है या 3.2 और 0.3 की अलग अलग? गेन उल्टाने की एंट्री, अदर इनकम डेबिट, अगर पीपी कम हो रहे तो डेप्रिसिएशन कम होगी, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
लेकिन ये डेफिसिट में कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाऊंगा क्योंकि मशीन है। चलें जी, अदर इनकम डेबिट 3.2, वो जो 3.2 इधर आते हुए आपको मसला हो रहा था, या मैंने माइनस कर दिया। अदर इनकम डेबिट 3.2, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नेचर का अकाउंट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, डेफिसिट कम कर रहे हैं ना यार, डेफिसिट निकाल रहे हैं यहां से बाहर। डेफिसिट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल कितना, माइनस 0.3। सेलर कौन था, पी या एस? सेलर ना यार, पी सोल्ड अ मशीन, तो सेलर पी था। तो क्या ये एस प्रॉफिट्स को हिट करेगी या डू नॉट हिट वर्किंग 5? ये तो सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है, इसका वर्किंग 5 से क्या ताल्लुक? वो एसआरई टाइप चीजें कहां जाती हैं? वर्किंग 5 में। चलें पॉइंट 4 आखिरी, इसको जरा, ये तो व्हाइट बोर्ड पे हुआ है, इसका क्या करना है? इसको 20 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें, और 4 को कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दें, बस ठीक है, अधूरी एंट्री काफी है। कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर दें, तो 80 माइनस 80 माइनस 80, कॉस्ट ऑफ सेल में जगह ही नहीं है, माइनस 80 प्लस 4। एक और एंगल से सोच लें, सेलर कौन है? तो इधर भी तो प्रॉफिट रिवर्स की है ना, यही वाला प्रॉफिट रिवर्स करने 4 को, तो एस टू पी 4 रुपए। वो एडजस्टमेंट आ गई जिसका इंतजार था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आज का डिविडेंड वाला, वो एडजस्टमेंट आ गई जिसका इंतजार था। ये बिल्कुल नहीं एडजस्टमेंट है, ताजा ताजा। एस ने नेगेटिव गुडविल, ओहो कौन बोला है? आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। नेगेटिव गुडविल अदर इनकम नहीं डलवाई, एंट्री बोले एडजस्टमेंट डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, कितना 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 कितना, प्लस प्लस 347, इधर माइनस 3.2 था, प्लस 347। अच्छा जी, मैं कह रहा था वो एडजस्टमेंट आ गई जिसका इंतजार, ये नेगेटिव गुडविल परसों की क्लास में भी इनकम में डाली थी। अच्छा, वो एडजस्टमेंट आ गई जिसका इंतजार था। वो क्या एडजस्टमेंट थी? वो ये एडजस्टमेंट थी कि डिविडेंड को अब हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से सोचना है। इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 फरमाता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड अदर इनकम में माइनस करेंगे अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि एस ने पे कर दिया, तो जब एस ने पे किया तो पी को मिल गया होगा, तो अदर इनकम में उसने डाल लिया होगा, तो जब अदर इनकम में उसने डाल लिया होगा तो अदर इनकम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपस की अदर इनकम है, इसको अदर इनकम से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आपने अदर इनकम से 150 नहीं निकालना, अदर इनकम से आपने 150 नहीं निकालना, आपने 150 का 90% अदर इनकम में डाला होगा ना, तो अदर इनकम से निकालना भी कितना? सिर्फ 60%। तो 150 का 60%, 160 का 60%। ये अब जगह नहीं है मेरे पास वर्किंग की, तो मैं इधर लिख देता हूं, पीस शेयर ऑफ कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा कितना था? उसका पी का शेयर इज इक्वल टू 90। ये 90 का डिविडेंड किसने अनाउंस किया होगा? अच्छा, आप जिंदगी के किसी मोड़ पे पूछेंगे कि ये अदर इनकम में से माइनस क्यों कर रहे हैं? मोहतरम, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड देती हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही तो उसका डिविडेंड भी नजर नहीं आना चाहिए। डिविडेंड इसलिए नजर नहीं आना चाहिए कि सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट्स ही आपने यहां शो कर दिए सेल कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से, तो उसका डिविडेंड भी शो कर देंगे तो डबल रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नजर नहीं आनी चाहिए कि उसका सारे पीपी शो कर दिए। बड़ी बड़ी बातें हो गई आज। इन्वेस्टमेंट्स नजर आती हैं कभी फेस पे, इसलिए नजर नहीं आती कि उसका पीपी और करंट एसेट शो करे होते हैं। इधर सेल कॉस्ट ऑफ सेल आ गया सारा, तो डिविडेंड भी डालोगे तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से तो उसने डिविडेंड बांटा है, तो अदर इनकम से डिविडेंड निकालने का मकसद ये होता है कि उसकी सेल डाल ली है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल डाल ली है, तो वो सारी चीजें जब डालनी है तो फिर डिविडेंड को फारक करो, झंडी कराओ इधर से। तो बहरहाल ये तो मैं किसी और साइड में निकल गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था? अगर अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है तो निकाल दें, पूरा कागज का टुकड़ा जो हमारा हिस्सा। ये एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट आ जा रही है, -90।
तसल्ली से कराइएगा, कोई जल्दी नहीं। 690 255.4 430 436 820। अच्छा, इसको दोबारा लिखें, 826.9 एट्रीब्यूटेबल टू। अच्छा, वो मुझे बता दें, अब इसमें सीआरई की जरूरत नहीं है। एनसीआर 162.8 65.1 ये आ गया 65.761.8। अगर कैमरा इधर देखता रहे और कार्ड दे आओ, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? जाओ फिर कार्ड दे आओ और अगला कार्ड ले आओ, नोट कर लें। सवाल कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 661 पे अगला सवाल आपका होमवर्क पे है, और आज जरूर होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। बंद करो।